नाज़रीन, पुकार के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड के साथ मैं हूं अनीला असलम। टीम पुकार ने हमेशा कोशिश की है कि हक और सच की आवाज बुलंद करें। हमने हमेशा जालिम और जाबर के खिलाफ आवाज बुलंद की है, ख्वाह इसके लिए हमें किसी ही हद तक क्यों ना जाना पड़ा हो, कितनी ही धमकियां क्यों ना सहनी पड़ी हो। अपनी जान को हथेली पे रख के हमने हमेशा वो दिखाया है जो इंसाफ पर मबनी है और हमेशा उस चीज की नफी की है जिससे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। हमारे मुल्क में बहुत दफा अखबारात और सोशल मीडिया, टेलीविजन की जीनत बने इश्यूज जहां इंसानों को फरोख्त किया जाता है, लेकिन पहली बार एक ऐसा गिरोह भी FIA की कार्रवाई में बेनकाब हुआ है जो इंसानों को ही नहीं बल्कि इंसानी अज़ा को फरोख्त करता है। ये कोई इंटरनेशनल लेवल के लोग नहीं बल्कि हमारे अपने जैसे ही पाकिस्तानी बहन भाई हैं। और सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात तो ये है कि ये लोग एक मोतबर पेशे से वाबस्ता हैं। कहने को मसीहाई करते हैं, मसीहा है। लोग अपने दुखों का दावा करने इनके पास जाते हैं, अपना इलाज करने के लिए इनके पास जाते हैं, इन्हें अपना मुआलिज समझते हैं, पर वो लोग नहीं जानते कि मुआलिज के नाम पर ये लोग दरिंदगी बेच रहे हैं। ऐसे ही एक गिरोह का इंकशाफ हुआ है जो कहने को तो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं, लेकिन गुर्दा फरोशी में सरेआम काम कर रहे हैं। ये रैकेट कोई एक या दो लोगों पर नहीं बल्कि कई 100 लोगों पर मुश्तमिल है। नेशनल लेवल से हटके इंटरनेशनल लेवल पर भी ये लोग काम करते हैं। इस गिरोह में ख्वातीन के भी शामिल होने के इंकशाफात सामने आए हैं। ये लोग कैसे काम करते हैं, मुनज़्ज़िम गिरोह के पीछे सरगना कौन है और FIA ने कैसे इन्हें गिरफ्तार किया, आगे आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। इस वक्त अयाज शुजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं न्यूज़ से। उनसे जानते हैं कि जब ये रेड हुआ वो साथ मौजूद भी थे और क्या क्या हक़ाइक़ अभी तक सामने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज शुजा साहब। वालेकुम सलाम। आप जब रेड हुआ उस वक्त साथ थे टीम के FIA के, तो क्या देखा वहाँ पे, क्या हो रहा था और किस तरह से गिरफ्तारी अमल में आई? अनिला, जिस तरह हम ईद कुर्बां पे नहीं बकरों को जमीन पे डाल के ज़िबा कर रहे होते, जमीन पे डालकर पाकिस्तानी वो लड़का अमर था, रिक्शा ड्राइवर था, उसका गुर्दा निकाला हुआ था और वो तड़प रहा था जमीन पे लेटा हुआ और उसकी किसी को फिक्र नहीं थी। और वो जो लड़की थी नाहीद जिसका गुर्दा निकाला गया था, उसकी ब्लीडिंग हो रही थी और कोई उसको रोकने की तरफ उनका कोई ख्याल नहीं था। उनका तमाम तर तवज्जो उमानियों पे थी जिनसे वो 60-60 लाख रुपए ले चुके थे। अच्छा, और उन्हें कोई फर्स्ट एड भी नहीं दी गई थी? बिल्कुल नहीं। उनके गुर्दे निकालकर उस लड़की की ब्लीडिंग हो रही थी और वो चीख रही थी, रो रही थी अपनी दर्द की वजह से। जब हम वहाँ पहुंचे और वो जो लड़का था उसकी हालत फिर भी बेहतर थी, उसकी ब्लीडिंग नहीं हो रही थी लेकिन वो जमीन पे लेटा हुआ था। अच्छा। उसका हमने उस वक्त शॉट भी लिया तो उसने बताया कि मैं सिर्फ 1,30,000 के एवज मैंने अपना गुर्दा निकलवाया लेकिन अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले। अच्छा। और लड़की जो थी उससे हमने बात करने की कोशिश की, वो बात करने की पोजीशन में नहीं थी, वो रो रही थी। फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे इन दोनों विक्टिम्स के फैमिली मेंबर नहीं मौजूद थे, ओमानियों के फैमिली मेंबर्स वहाँ मौजूद थे और वो बिरयानी खा रहे थे। अच्छा। और टीवी पे वो अपने मुल्क की खबरें और प्रोग्राम देख रहे थे जब हम वहाँ पहुंचे। अच्छा। और जब हम वहाँ पहुंचे तो जो मुज़ाहमत थी वो ये YDA का जो जनरल सेक्रेटरी था डॉक्टर अल्तमश खर, इसने मुज़ाहमत की ये FIA की टीम के साथ इसने जोर आजमाई भी करने की कोशिश की जिसपे उनको फिर इसको क्या तशद्दुद किया, मारा पीटा? बिल्कुल मारा पीटा और अपना तारुफ इसने करवाया कि मैं YDA से हूँ, मैं तुम्हें देख लूंगा। पूरी YDA यहाँ पर मेरे पीछे खड़ी हो जाएगी, पूरे मुल्क के हॉस्पिटल हम बंद कर देंगे, तुम किसको पकड़ने आए हो? तो FIA वालों ने उस वक्त बड़ी हिकमत से उसे कहा कि आपके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ ये मरीज चाहिए, हम इन मरीजों को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, इनको आप ऑपरेट कर दे तो हम इन्हें लेके चले जाएंगे। जिस पर डॉक्टर जो फवाद था उसने इनके साथ बार्गेनिंग शुरू कर दी और बाकायदा पैसों की ऑफर शुरू कर दी। वो इनकी ऑफर मांग रहा था कि आपको कितने पैसे चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है। अच्छा, जब ये FIA ने रेड किया तो कोई और इनके साथ एजेंसी भी थी या सिर्फ इनकी अकेले FIA? सिर्फ FIA थी और इन्होंने पंजाब पुलिस को इसलिए एतमाद में शायद लेना नहीं पसंद किया क्योंकि आज तक जितने भी, ये पहले तो पंजाब पुलिस का ऑफेंस था, आज तक पंजाब पुलिस में किसी केस में भी किसी मुलजिम को सजा नहीं हुई। खुद डॉक्टर फवाद पर कई FIR सामने आ गई, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, और उन तमाम में वो बाइज्जत बरी हुआ है। यानी किसी में भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहाँ पर मेरा ख्याल है मकामी पुलिस को भी इल्म था कि यहाँ पे ये काम होता है
और वो इस पे पर्दा डाल रहे थे, क्योंकि अगर ये मकामी पुलिस को हम वहाँ पहले इन्फॉर्म कर लेते तो शायद। आप क्या समझते हैं कि गिरोह मुकम्मल तौर पर जो है बाजियाब कर लिया गया, वहाँ से पकड़ लिया गया है, या और भी लोग हैं? मास्टरमाइंड एक गिरफ्तार है, डॉक्टर फवाद, डॉक्टर साकिब मफरूर है। वो कहाँ है? डॉक्टर साकिब वहाँ मौजूद नहीं था, मुल्क में नहीं है। मुल्क में मौजूद है, ये उसके पीछे छापे मार रहे हैं, लेकिन वो अंडरग्राउंड चला गया। ये दोनों मास्टरमाइंड्स थे। इनके साथ कोई 25 से 30 लोग हैं जो गल्फ एरियाज में भी काम करते हैं, वहां से जिनको गुर्दों की या किसी चीज की भी जरूरत है वो कस्टमर्स ढूंढ के लाते हैं। और यहाँ भी 15-20 लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी गुर्बत के लिहाज से उनको ऑफर्स करते हैं। कोई बंदा कर्जे में फंसा हुआ है, किसी को कोई और जरूरत है, कोई ऐसी मुसीबत है पैसों की जिसकी वजह से उसको फिर एक्सप्लॉइट करके वो शिकार फांस कर इनके पास लाते हैं। बहुत शुक्रिया यार शुजा साहब। किस तरह से इंसान को दरिंदों की मानंद नोचा जाता है, किस तरह से इंसानी अज़ा खरीदे और बेचे जाते हैं, ये सुन के शायद हमारे अपने अंदर लर्जा तारी करता है। लेकिन ये मसीहा, ये नाम निहाद इंसान शायद इंसानियत से आ रही है। इस वक्त मियां नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेल्थ बीट की रिपोर्टर भी हैं, न्यू न्यूज से। इनसे जानते हैं कि हेल्थ बीट ये अरसे से कर रहे हैं, महकमा हेल्थ की आंखें बंद थी क्या? ये मसीहा जो जिंदगियों को निशाना बना रहे हैं, महकमा हेल्थ के नॉलेज में कोई चीज सामने कभी नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम जी। मियां साहब, आप तो हेल्थ बीट करते हैं अरसे से, और अचानक से FIA ने कार्रवाई कर दी। महकमा हेल्थ किधर था? ये ऐसे मसीहा जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए ये लोग जिंदगियों को निशाना बना रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं इस तरह पॉइंट आउट हुए? जी नीला, बिल्कुल इस हवाले से मैं बता दूं कि इससे पहले भी तकरीबन 3 माह हो चुके हैं। नियो न्यूज ने एक और रेड किया था, वो पंजाब पुलिस थी, उसके साथ बहरिया टाउन में। अच्छा। और तकरीबन उसमें 6 लोग थे जो फॉरेनर थे, फलस्तीनी और यमनी बाशिंदे थे। अच्छा। उनको मौका पर अरेस्ट किया और वहाँ पर एक डॉक्टर थे वो फरार हो गए थे, बाकी स्टाफ, नर्स और दीगर लोग पकड़े गए थे। जी बिल्कुल, वो भी सरकारी डॉक्टर थे। और वहाँ पर जो स्टाफ था वो सारा पकड़ा गया था, लेकिन बदकिस्मती से उस केस को इतनी पैरवी नहीं की गई, जिसके बाद वो तमाम लोग जो वो जमानतें करवा चुके हैं और वो इस वक्त फिर बाहर फिर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है, ये FIA का पहला केस है। ये हमारे पंजाब में, आपको पता है, आपने प्रोग्राम किया है, गुर्बत के बायस लोग अपना गुर्दा सिर्फ 20,000 में बेच देते हैं। नहीं तो वजह क्या है, ऐसी छूट क्यों जाते हैं लोग? इसलिए कि इसकी पैरवी नहीं होती। महकमा हेल्थ की जानिब से कोई सॉलिड किस्म का लाए अमल नहीं बनाया गया। जी, बदकिस्मती से पहले तो हमारे मुल्क में ये कोई कानून नहीं था। एक अथॉरिटी बनाई गई है जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है, उसका एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी था, अब एक नया दोबारा एक DG लगा दिया गया है। ये सारा मसला, ये सारी जिम्मेदारी उनकी है, उनको चाहिए। की वीकनेस है इसमें, आप समझते हैं कि अभी तक कोई मौसर हिकमत अमली जो है वो नहीं बनाई गई, कोई इकदामात की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है? जी बिल्कुल, जब तक हम किसी को एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे तब तक ये जुर्म होता रहेगा और गरीब लोग अपने गुर्दे 20,000 में देते रहेंगे, बेचते रहेंगे। और अगर इनको हम एग्जाम्पल बना देंगे, कानून सख्त करेंगे और वाकई कार्रवाई होगी तो मैं अभी आपने जैसे कहा कि पहले भी एक पॉइंट ऐसा रेस किया था नियो न्यूज ने पाकिस्तानियों की आवाज बनके, तो वो लोग छूट गए। क्या वो वापस अपनी ड्यूटीज सरअंजाम दे रहे हैं? सरकारी अस्पतालों में हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, या वो लोग मुअत्तल हो गए हैं? जी बिल्कुल, उसमें कुछ लोग प्राइवेट थे और जो सरकारी डॉक्टर मौजूद थे उस वक्त, वो बिल्कुल उस मौका से फरार हो चुके थे। आज तक वो इश्तिहारी हैं, उसको पकड़ने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। अगर उसको पकड़ा जाए तो मैं यकीनी तौर पर समझता हूँ कि इस गिरोह के साथ यकीनी तौर पर उनका रिलेशन निकलेगा। ये इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और वसी पैमाने पर करनी चाहिए। ये कोई पहला केस नहीं है, बहुत सारे लोग, मैं ये बता दूं कि पिछले दिनों में जो हमने वो केस सामने लेकर आए थे, सिर्फ 3 लोग थे, एक फैमिली के सिर्फ 3 लोग, नीला, उन्होंने 60,000 में 3 गुर्दे फरोख्त किए। आप डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ किरण, बहुत हैरानगी की बात है कि डॉक्टर्स जो आप मुलव्वस होने का बता रहे हैं, कोई नाम बता सकते हैं? जी, पहला केस जो अभी FIA ने पकड़ा है, ये तो बिल्कुल जनरल सेक्रेटरी जो है पंजाब YDA के, जो ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। तो पहले जो डॉक्टर, इससे पहले भी हमने एक और केस ब्रेक किया है, शेख ज़ायद अस्पताल के डॉक्टर सईद जो हैं, अच्छा। वो बिल्कुल उन्होंने पैसे लेके मंजूरी लेकर दी, लेकिन गुर्दा उन्होंने जो खरीद कर देना था वो किसी और को लगा दिया। वो भी केस है, उसके ऊपर भी पंजाब हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया, उसको भी हमने ब्रेक किया है। वो बंदा भी मौजूद है, उससे पैसे भी ले लिए, लेकिन जिसने गुर्दा देना था वो किसी और को लगा दिया। क्या पंजाब हुकूमत क्यों नहीं नोटिस ले रही? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की ये वीकनेस है, नोटिस लेना चाहिए। ये डॉक्टर जो है, जो मसीहा कहते हैं अपने आप को, उन्होंने ये धंधा शुरू किया है और इस तरह के जो धंधे से गरीब लोग जो है
सारा नुकसान उनका होता है। आप देखें ना, इस केस में गुर्दे भी चले गए, पैसे भी नहीं मिले, लेकिन जो डॉक्टर कम्युनिटी है, जो अपने आप को मसीहा कहती है, वो इस तरह के घिनौने कारोबार में मुलव्वस है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। और मैं चाहूंगा कि जो एक अथॉरिटी है उसको सख्त नोटिस लेना चाहिए। इसमें एक और भी बात है, जो कानूनी पेचीदगी है, इसमें दूसरे एंगल से भी अगर हम देखें, अगर इस काम को रोकना है तो जो हमारे एक कानून बना दिया गया है कि सिर्फ ब्लड रिलेशन हो वो इसको डोनेट कर सकता है गुर्दा, तो ये कानून में थोड़ी सी तरमीम की जरूरी है, ताकि जिसके पास ब्लड रिलेशन नहीं है तो वो कहाँ से गुर्दा ले, ताकि मजीद लोग उसमें शामिल करने चाहिए। ब्लड रिलेशन के अलावा बांजी और उसके अलावा दीगर जो चाचाजाद। अभी जो हमारे मुल्क में हॉस्पिटल काम कर रहे हैं सरकारी तौर पर, जहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट लीगली होता है, वो कौन कौन से हॉस्पिटल हैं? अभी तक तो ये पंजाब में बहुत कम सहूलत है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट की है। 2 अस्पतालों में था, जिनाह में और शेख ज़ायद अस्पताल में, वो भी अब ना होने के बराबर है। और डॉक्टर कोशिश करते हैं, जो मरीज वहाँ पर आता है उनको अपने प्राइवेट क्लिनिक पर लेके आते हैं, उनको गुर्दा रेंज करके देते हैं, उनको पैसे देते हैं, फिर वो ट्रांसप्लांट करते हैं। और जो ज्यादा इसमें ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो फॉरेनर है, वो यहाँ पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ पे इंतहाई सस्ते दामों गुर्दा मिलता है और वो गुर्दा खरीद कर अपने आप को लगवाते हैं और वो चले जाते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया मेरे साहब आपका। एक जो इंतहाई हैरानकुन बात है वो ये है कि पाकिस्तान में गुर्दों की खरीदो फरोख्त इस तरह से हो रही है जैसे हम किसी गाड़ी का स्पेयर पार्ट खरीद रहे हैं। सबसे जो दिल दहला देने वाली, इंसान को हिला देने वाली बात है वो ये है कि दूसरे ममालिक से लोग यहाँ पे रुख करते हैं और यहाँ पर 20-20 हज़ार रुपए गुर्दा उनको बआसानी मिल जाता है। और ये गुर्दा बेचने वाले लोग कोई और नहीं, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं, कोई सियासतदान नहीं, हमारे मुल्क के अपने मसीहा हैं, हमारे इन्हीं सरकारी अस्पतालों में काम करते हुए डॉक्टर्स हैं। अभी जैसे FIA की कार्रवाई में YDA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अल्तमश भी इसमें अपना हिस्सा डालते हुए नजर आए। इसके अलावा सीनियर डॉक्टर्स और भी बड़े बड़े नामवर डॉक्टर ऐसे हैं जो इस रैकेट का हिस्सा हैं। कब तक गरीबों की जिंदगियों से यूं ही मसीहा खिलवाड़ करते रहेंगे? कहीं स्टंट बिक रहे हैं, कहीं दिलों के नाम पर, दिल के ऑपरेशन के नाम पर खिलवाड़ किए जा रहे हैं, कहीं गुर्दे बेचे जा रहे हैं, तो कहीं इंसान के पोस्टमार्टम डेड बॉडीज जो आती हैं, लावारिस डेड बॉडीज, उनके पोस्टमार्टम के नाम पर खिलवाड़ किया जाता है। ये है हमारे इन मसीहाओं के असली चेहरे। आगे और क्या है, अभी बहुत कुछ आपको दिखाना बाकी है। ये सारे मामले की असल गुत्थी क्या थी, असल हकायक क्या थे, वो हम बेनकाब करने जा रहे हैं। इस वक्त हम हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ वो विक्टिम्स मौजूद हैं हमारे साथ, जहाँ जिनको वर्गला कर, जिनको पैसों का लालच देकर डॉक्टर अल्तमश और डॉक्टर फवाद अपने उस ज़िबा खाने में ले गए, उस स्लॉटर हाउस में ले गए और वहाँ जाकर इनके साथ क्या सुलूक हुआ वो इन्हीं से जान लेते हैं कि वहाँ पहुँचे कैसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर रजा। आमिर रजा। आमिर रजा, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 26-27 साल। 26-27 साल। करते क्या आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो आप वहाँ पहुँचे कैसे थे? मैं पहुँचा, एक आदमी था वो मिला था जिसने मुझे उधर पहुँचाया। कौन सा आदमी? वो एक आदमी था नहर पे बैठा हुआ था, उसने मुझे पूछा इधर परेशान क्यों हो? मैंने कहा यार तुम्हें परेशानी बताया, कौन सी मेरी परेशानी हल होती है? नाम क्या था उसका? उसका नाम जो सा शहबाज था। ये वो मुझे मिला, कहता यार ये देख मैंने गुर्दा दिया था तो कोई पैसे तो उधार नहीं देता, तुम्हें गुर्दा दे दे, पैसे ले आके उनको दे दे, तुम्हारी मुश्किल भी हल हो जाए, किसी का उधार भी सर पर नहीं रहेगा। तो देख मैं भी चला फिरता हूँ, तू भी चलता फिरे रहेगा, ना कोई काम की परेशानी ना कोई टेंशन है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं आती। तो तकरीबन सुबह आ जाएगा, शाम को तू घर वापस आ जाएगा चल के अपने पैरों पर। अगले दिन दोबारा कहाँ मिला फिर वो आपको? अगले दिन उसी दिन मुझे मिला, साथ ले गया, उन्होंने मुझे टेस्ट करवाए 2। कहाँ लेके आया साथ? साथ मुझे ले गया जिनाह हॉस्पिटल के जो अंदर सड़क मुड़ती है। अच्छा। और सड़क के आगे जो काट के बंद किया हुआ ना, उसके सामने सड़क है, उधर लेबॉर्ट्री है, उधर लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाए उन्होंने। टेस्ट करवा के मेरे उनके पास ले गए, उन्होंने रात मुझे बता किस जगह पे मुझे रखा, किस जगह पे नहीं। पूरी रात घर नहीं गए? घर नहीं गया। अच्छा। सुबह सा क्यों, आप बेहोश हो गए थे टेस्टों के बाद? नहीं होश में था, लेकिन ये नहीं पता चलता था, इधर से निकालते थे उधर ले जाते थे, मोटरसाइकिल पे घुमाई फिर रात 12-1 बजे तक। उसके बाद सुबह 5 बजे उन्होंने लाकर मुझे फिर जना आए ने, शहबाज ने मुझे और ये जो लड़की है, ये लड़की को, इन दोनों को एक मोटरसाइकिल पे बिठाया और कलमे की कसम डाल दी कि आपको कलमे की कसम पे हमने आँख। आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई नहीं था? हमारे पास साथ। अच्छा। हम अकेले थे। तो आपको नजर नहीं आ रहा था कि वहाँ से कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हमें नजर नहीं आ रहा, उन्होंने हमारी आँख सर नीचे करवाए हुए थे।
सर नीचे करवाए हुए थे? हाँ जी। पट्टी वगैरह तो नहीं बांधी थी? पट्टी वगैरह नहीं बांधी। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं फिर ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, उन्होंने कहा शाम को आपको इधर ही हम छोड़ के जाएंगे। अच्छा, ठीक है। फिर ना तो पैसे मिले तो ना हमें। फिर वहाँ गए, आगे अंदर क्या हुआ? अंदर जाकर उन्होंने हमें आधा गिलास पानी का पिलाया। उसके बाद उधर बैठे रहे काफी देर तक। 12 बजे डॉक्टर आए हैं। अगर हम आपको डॉक्टर दिखाएं वो तो पहचान लेंगे आप? जी। यही थे? इसने बेहोश किया था। इसने बेहोश किया था? सही होशो हवास में बता रहे हैं ना, गलत बयानी तो नहीं कर रहे? होशो हवास में है ना? हाँ जी, होशो हवास में। ये डॉक्टर है जिसने ऑपरेशन किया था। ये लोग मौजूद थे वहाँ पे? हाँ मौजूद थे। कोई हॉस्पिटल था जहाँ लेके गए थे आप लोग? कोठी थी, हॉस्पिटल नहीं था, कोठी थी। अच्छा। उसी टाइम उन्होंने एजेंसी बना ली उधर ही। कितने डॉक्टर थे? 4 डॉक्टर थे। 4 डॉक्टर थे? हाँ जी। फीमेल डॉक्टर भी थी कोई? नहीं, नर्स वगैरह कोई नहीं थी। अच्छा। आदमी थे 4। अच्छा, फिर उन्होंने पहले आपका ऑपरेट किया? पहले मेरा ऑपरेट किया, उसके बाद उस लड़की कर गई। तो आप अकेले वहाँ पे चले गए अपना गुर्दा बेचने के लिए? आपने ये भी नहीं सोचा कि कोई आपकी जिंदगी के साथ खेल जाए? आपके घर में किसी को नहीं पता? क्या कोई मिला हुआ था घर का साथ, किसी से राब्ते में थे? नहीं, किसी के साथ राब्ते भी नहीं था, घर वालों को किसी को पता नहीं था। ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि आप अपने जिस्म का हिस्सा बेचने चल पड़े? बस पैसे, उसकी परेशानी की वजह से। ये भी नहीं सोचा कि वो लोग मार दें वहाँ पे, एक की जगह दोनों किडनीज निकाल लें? बिना सोचे समझे चल दिए वहाँ पे? शादीशुदा हैं? जी। बच्चे भी होंगे? कितने बच्चे हैं? 1 बेटा मेरा। 1 बेटा। तो ये नहीं सोचा कि कल को उसका क्या होगा? इन्होंने क्या कहा था कि पैसे ऑपरेट के बाद देंगे? हाँ जी। फिर आपको होश आया तो आपने तकाजा किया पैसों का इनसे? उतनी देर तक रेड पड़ चुकी थी। रेड हो गई थी? आपसे पहले और भी लोग वहाँ मौजूद थे? वो अरबी मौजूद थे उधर। नाज़रीन, ये तो एक पेशेंट है, किस तरह से वहाँ पर विक्टिम बना और किस तरह से इसने अपने जिस्म का हिस्सा बेचने पर आमादगी जाहिर की। अब एक खातून भी वहाँ मौजूद थी, किस तरह से वो वहाँ पहुंची, उनको क्या कह के बहलाया फुसलाया गया और फिर क्या रकम अदा की गई, ये नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा है, ये हकाइक आज हम आपको दिखा रहे हैं। फीमेल से बात करते हैं, फिर आपको मजीद चीजें भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नाहिद। कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल आपकी उम्र है। शादीशुदा हैं? जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? बच्चों की जिंदगी के लिए अपनी जरूरत नहीं थी? उन लोगों ने बोला था कुछ नहीं होता ऐसे। किन्होंने बोला था? एक औरत एक ऐसी नौबत क्या आ पड़ी थी? क्यों बेचने चल पड़ी गुर्दा अपना? मेरा मियाँ बीमार था, मैंने इसलिए बेचा था। क्या बीमारी थी उन्हें? दिमाग का मरीज है वो। किस चीज का? थोड़ा सा ऊंचा बोलो। दिमाग का मरीज है वो। दिमाग का? हाँ। क्या मसला है? मैं काम करती हूँ खुद, काम मेरे से काम नहीं होता था। कहते थे अगर मुश्किल हल करनी है तो ये कर ले। क्या काम करती हैं? कोठी में काम करती हूँ। अच्छा, किस लिए किया आपने ये सब? अपनी मजबूरी के लिए किया था। क्या मजबूरी थी? यही घर की मजबूरी, खुद काम करती थी। क्या? कमाने वाला नहीं है हमारा। गुर्दा क्यों बेचती है? हमें पता नहीं था ना कि गुर्दा क्या होता है, हमें पता होता तो हम ऐसा कदम क्यों उठाते। ये लोग किस तरह से मिले आपको? क्या कह के लेके गए? कह रहे थे कुछ भी नहीं होता। मिले कैसे? कहाँ मिले थे? उधर लाल पुल के ऊपर मिले थे। किसके घर में काम करती थी आप? किसी के घर में। उस घर में मिले थे ये लोग? बाहर मिले हैं। बाहर कैसे मिले? रिक्शे के ऊपर सवारी कर रही थी, उधर मिले थे। अच्छा, फिर उन लोगों ने कहा था कुछ नहीं होगा, आप लोग परेशान हो, आपका हल मसला हो जाएगा। कौन था वो बंदा? नाम बताया उसने अपना जो मिला था? नाम नहीं बताया उसने। जानती थी उसे? नहीं। फिर ऐसे किसी के कहने पे गुर्दा बेचने चल पड़ी? तो कहते थे कुछ भी नहीं होता है। अपने घर वालों को एतमाद में लिया था? घर वालों को नहीं पता, किसी को भी। किसी को भी नहीं पता? उसी दिन जिस दिन उस बंदे ने आपको मिलके सारी बात की, उसी दिन चल पड़ी आप? हाँ, औरत भी थी ना साथ, वो कह रही थी। अच्छा, औरत कौन थी? औरत भी उसके साथ थी, वो भी मुझे नहीं पता, उनके साथ ही थी। अच्छा। उधर बैठे बैठे दुआ सलाम बन गया था उसके। अच्छा, फिर वो कहाँ लेके गए वहाँ से? घुमाते फिराते रहे हैं काफी रात तक। अच्छा। 1 बजे तक। अच्छा। फिर जाके उधर सलाह दिया किसी के घर में, पता नहीं किसके घर में सुलाया? पता नहीं किसी किधर घर था, कौन मुझे नहीं पता मालूम। अच्छा। लेकिन उधर मैं सोई नहीं हूँ, लेकिन मैं जागती रही हूँ, नींद नहीं मुझे आया। शौहर को नहीं पता? किसी को भी नहीं पता है। फिर उधर से हमें 4 बजे लेके आए हैं लाहौर वापस। तो फिर हम उधर आए हैं तो उन लोगों ने कहा उधर मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके आए हैं। फिर आगे से गाड़ी मिल गई, नो फोन करके गाड़ी मंगवाया उन्होंने, हमें बीच बैठा के ले गए हैं। बस हमारी आंखें बंद कर। जिनके पास लेके गए हम नहीं जानते किसी, हम बस उन 9 भी जानते थे जिनके साथ हम गए हैं बस।
जो भी उधर दवा थे, सलाम जानती थी? बस वो उधर ही दवा सलाम हुई है, पहले भी हम नहीं जानते हैं किसी को भी। तो कैसे यकीन था कि ये लोग सच कह रहे हैं, डॉक्टर्स हैं? वो ऐसे कह रहे थे हमारा भी गुर्दा निकला हुआ है, ये देखो। देखा था आपने? हाँ, कह रहे थे ये देखो हमारा भी निकला हुआ है, कुछ नहीं होता है ऐसे। हमें क्या पता था गुर्दा होता है क्या। कितने पैसों की डील हुई थी? 1,30,000 की। 1,30,000 की? हाँ। मिल गए पैसे? एक पैसा भी नहीं मिला। अभी तो ऑपरेशन के दरमियान रेट हो क्या कहा अभी? मतलब ऑपरेशन तो कर रहे थे, गुर्दा तो निकाल रहे थे, हाँ। पैसे क्यों नहीं दिए आप लोगों को? वो कह रहे जब इधर से छुट्टी देंगे ना तब आपको देंगे पैसे। अच्छा जी बस। तो आपने बात नहीं की कि गुर्दा जो है वो निकाल रहे हैं तो पहले पैसे दें आप? वो कह रहे थे जब इधर से आदमियों को भेजते हैं ना तब देते हैं। आपकी इज्जत के साथ वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। आप एक खातून थी, बिना डरे अब वहाँ चली गई। तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों के लिए उधर गए हैं, हम कौन सा शौक के लिए गए तो थे। अब भी तो आपको कुछ नहीं मिला, गुर्दा भी अब गवा बैठी है अपना। तो हमारे बच्चों साथ के लिए धोखा हुआ है ना। जिंदगी आपकी वैसे ही आपकी स्टेक पे लग चुकी है। तो हमारे साथ धोखा हो गया ना। अब हमें कौन क्या पता था ये लोग हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो क्या गुर्दे के बदले पैसे मिल जाते तो आप खुश थी? मजबूरी के लिए क्या करें, गुर्बत के लोग मारे हो गए और क्या कर सकते हैं। हौसला रखें, हौसला रखें। बच्चों की उम्रें कितनी है आपकी? एक 5 साल की है, एक 4 साल की है, एक 1 साल की है। ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी, शोहर को ऐसी कौन सी बीमारी लाहक हो गई थी कि आप गुर्दा बेचने चली गई? और शोहर को वो भी कमाता नहीं है, वो भी नहीं कमाता है। मैं खुद काम करती हूँ, मजबूरी थी मुझे, मैं क्या करती। ये घर में काम नहीं होता है मेरे से। घर में काम करती थी, नहीं होता तो मैंने सिलाई सोचा था कढ़ाई सीख लेती, कोई मेहनत सीख लेती। कैसे सीख लेती। मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं थे, मियाँ भी कोई पास नहीं है, कैसे मियाँ कर किधर है लेती। आपका? अभी तो आप कह रही थी मियाँ बीमार है, उसके लिए गई थी। हाँ वो बीमार है ना, वो घर से भाग जाता है। तो फिर उसके लिए क्यों बेचने चल पड़ी है गुर्दा, जब वो भाग जाता है घर से? उसके लिए नहीं बेचने गई थी, अपने लिए बेचने गई थी कि अपने घर लेके बैठ जाऊंगी कहीं। 1,30,000 में कौन सा घर आता है? हमारे गांव में मिल जाता है उधर घर। कौन सा गांव है आपका? पनवा। जिन डॉक्टर्स ने आपको वहाँ पे बुलाया, ऑपरेट किया, आपको बेहोश किया, उनकी तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो आप पहचान लेंगी? जी। मैं दिखाऊं तस्वीरें आपको? इसको पहचानते हैं? ये वाला डॉक्टर है, ये भी ये कौन है? डॉक्टर है ये। इसने क्या किया था वहाँ पे? बेहोश किया था हम लोग। बेहोश किया था। अच्छा, इसको पहचानते हैं? हाँ, इसने हमारा ऑपरेशन किया है। इसने ऑपरेट किया था आपका? जी। सही, पूरे यकीन से कह रही है ना? यही थे, किसी गलत बंदे को ऐसे नहीं फंसा देना। यही था, इसी ने हमारा ऑपरेशन किया। अब चाहती क्या है? हम यही चाहते थे कि हमारा घर बन जाए, हम एक साथ बैठ सके, सब बच्चे और मियाँ के साथ इज्जत के साथ घर बैठ सके। घर चाहती है बनाना अभी भी? जी। नाज़रीन, ये वो 2 विक्टिम्स हैं जिनकी अपनी दर्द भरी कहानी ये अपनी जुबानी सुना चुके हैं। इनके साथ वहां पर क्या कयामत ढाई गई, क्या कुछ हुआ, वो अपने टूटे फूटे अल्फाजों से खुद ही बयान कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि हमारे मुल्क में गुर्बत, अफलास, बेचारगी इतनी ज्यादा है कि ये लोग शायद नाख्वानदगी के बायस नहीं जानते थे कि इंसान का अपना उज़ू, इंसानी अज़ा बेचने के बायस इनकी जिंदगी कितनी खतरे में पड़ सकती है। वो तो अब शायद ये डेथ बेड के करीब पहुंचे तो इन्हें एहसास हुआ कि क्या गलती कर गए थे। क्या बच्चों को पालना या हमारे मुल्क में गरीब होना इतना बड़ा जुर्म है कि ये लोग जो साहिब इक़्तिदार हैं, साहिब इख्तियार हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं? ये है हमारे मसीहा। ये वो रैकेट्स हैं जो कि इंसान को जिंदगी के नाम पर मौत बेच रहे हैं। ये कोई एक नहीं, बहुत सारे गिरोह हैं, बहुत सारे परिंदे हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्प्रेड हुए हैं। अब कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, लेकिन देखना यह है कि कार्रवाई के बाद ही कैफिर किरदार तक कैसे पहुंचते हैं। अभी और भी बहुत कुछ है जो आगे चल के आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। ये कोई एक सच नहीं, बहुत सारे कड़वे सच हैं जो शायद सुनने वालों के कान कांप जाएं, दिल पे लर्जा तारी हो जाए और आंख झपकना भूल जाए। ऐसे हकायक आज आपको टीम पुकार दिखाएगी। नाज़रीन, इस वक्त एफआई ऑफिस में मौजूद हैं और एफआई ऑफिस में वो सफाक मुल्जिम भी एफआई ने गिरफ्तार कर रखे हैं जो कहने को तो मसीहा थे, लेकिन दरिंदगी की हद देखते हैं कि वो मसीहा इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करते थे। इंसानी अज़ा निकाल कर कैसे
तेजी से बेच डालते थे। अंदर चलते हैं उन सफाक मसीहाओं और डॉक्टर यानी कि वो दरिंदा सिर्फ शख्स इंसान के नाम पर जिनके अंदर इंसानियत नहीं हैवान नुमा अंदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्यों वो ये लर्जा खेज कार्रवाइयाँ करते रहे। और फिर FIA के ऑफिसर से भी बात करेंगे कि कैसे FIA ने गिरफ्तार किया इनको, कार्रवाई कैसे मुकम्मल की और फिर FIA ने ही क्यों कार्रवाई की, महकमा हेल्थ कहाँ पे था। डॉक्टर फवाद आप हैं? जी। MBBS किस सन में किया आपने? 88 में जी। 1988 में जी। और इसके बाद प्रैक्टिस किस हॉस्पिटल में करते रहे आप? मैं कुछ अर्सा में अस्पताल में रहा जी। अच्छा, एज सीनियर डॉक्टर? हाँ जी, फिर जनरल अस्पताल में रहा जी। अच्छा, आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैं जी प्लास्टिक सर्जरी की स्पेशलिस्ट। प्लास्टिक सर्जन? जी जी। ठीक, तो कब से कर रहे हैं आप ये किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा? किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करता। फिर सोच लीजिए। जी बिल्कुल सही है जी। लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं फुटेज भी देख के आई हूँ और मैं उन पेशेंट से मिल के भी आई हूँ जिन्होंने आपकी तस्वीरें भी पहचान ली हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं। डेथ बेड पे क्यों कोई झूठ बोलेगा? देखिए मैंने बताया है ना कि मैं वहाँ पे उनको जो मरीज खोला हुआ था उसको बंद किया उसकी फुटेज। डेथ बेड पे क्यों कोई झूठ बोलेगा? सवाल तो मेरा ये है ना। मैं तो नहीं जानता नहीं है। आप तो बिल्कुल ठीक खड़े हैं अपने 2 कदमों पे। इस वक्त जिंदगी है तो उनकी स्टेक पे लगी। उनसे पूछिए जी। मैं पूछ के आ रही हूँ। आपको पहचान भी लिया उन्होंने। आप पे 2013 में पर्चा भी हुआ था, अब क्या वो भी नहीं पता? नहीं। FIR मौजूद? FIR मेरे पे नहीं थी, वो कुछ और लोगों पे थी। बाद में मुझे उन्होंने कहा क्यों बाद में आपको क्यों नामजद किया गया? इसका मतलब आपके इस रैकेट से कोई ताल्लुक था? आप मेरी भी सुनोगी अपने? मैं आपकी सुन रही हूँ ना। सवाल तो मेरा इसीलिए कि बाद में आपको नामजद क्यों किया गया? आप लाहौर बैठे हैं, वो इस्लामाबाद में FIR? वो इसलिए कि जिस सर्जन ने किया था उसको बचाना चाहते थे, इसलिए वो मेरी तरफ लाया गया मामला। आप डिनाई कर रहे हैं हर चीज से। मेरा ख्याल है मैं तो फिर बहुत इज्जत और एहतराम से आपकी एज का लिहाज करते हुए आप करके बात कर रही हूँ, लेकिन बात पब्लिक जितनी इस वक्त आग बगोला है, शायद आपसे कोई आप करके भी बात ना करे, या जिनके प्यारे जिनकी जिंदगी आपके हाथों से चली गई हैं तो शायद आपको देख भी ना पाए इस तरह। कहाँ स्टैंड करेंगे आप जब लोगों को इंस्टिगेट करेंगे तो ऐसा ही होगा जी। मैं नहीं कर रही। आपको गिरफ्तार मीडिया ने नहीं किया, आपको गिरफ्तार एक ऐसे इदारे ने किया जो सबूत की बुनियाद पे काम करता है। डॉक्टर अल्तमश आप हैं? डॉक्टर अल्तमश मैं। वहाँ क्या कर रहे थे आप? लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहा था। जहाँ से गिरफ्तार किया गया? आई वॉज डूइंग नथिंग ओवर देयर। क्राइम की जगह के ऊपर मौजूद होने का मतलब ये नहीं है कि मैं क्राइम के अंदर इन्वॉल्व था। अच्छा, तो फिर क्यों गिरफ्तार किया गया आपको? क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था। क्यों खड़े मैं थे? वहाँ पर मौजूद था उस जगह के ऊपर। वो कोई पब्लिक प्लेस है, कोई पार्क? मैं किसी भी जगह के ऊपर अगर चला जाऊँ और वहाँ पर एक क्राइम हो जाए तो क्या मैं उसका तो एक मेरी बात सुनेगा ना, तो क्या मैं उधर, इसका मतलब है कि मैं उसके अंदर इन्वॉल्व? मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि आप फिर क्यों गए थे? अगर आप इन्वॉल्व नहीं है, वो पब्लिक प्लेस नहीं है, वो पार्क नहीं है, वो कोई फास्ट फूड का। मुझे वहाँ पर एक बंदे ने बुलाया था, आशिक था उस बंदे का नाम। क्यों बुलाया था? उसने मुझे वहाँ पर बुलाया था। ही नीडेड अ पैनल ऑफ एनेस्थेटिस्ट्स। वहाँ पे उसके अलावा जो है 3 बंदे और थे, और उनके मुझे सिर्फ हुलिये पता है। एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट था, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। एक पेशावर से एक बंदा था, ही वाज अ नेफ्रोलॉजिस्ट, और एक साथ एक और बंदा था जिसको मुझे नहीं पता। आई थिंक प्रॉब्ली मेरा अपना गेस वर्क ये है, गेस वर्क मेरा ये है कि वो नादरा का आदमी, मेरा अपना गेस वर्क है। अच्छा, कोई नाम वाम नहीं पता आपको? नहीं, उन्होंने नाम नहीं बताया। आशिक कौन है? मैं आशिक को कैटेगोरिकली जानता हूँ, ठीक है। कौन है वो? मैं वही बता रहा हूँ ना जी। मैं आशिक को, मेरी लिख लें बात और सुन लें और इसको रिपीट कर लें कि मैं आशिक को कैटेगोरिकली जानता हूँ। अगर कॉल रिकॉर्डिंग मतलब है कि आई नो दैट गाय कि हाँ वो बंदा है। क्या करता है? देखिए मेरे ख्याल से जो उसने पोज किया है वो ये है कि वो डॉक्टर नहीं है। आप YDA की जनरल सेक्रेटरी? जी मैं बिल्कुल YDA का जनरल सेक्रेटरी था। मैं था। ठीक। मैं YDA का जनरल सेक्रेटरी अपने आप को कंसीडर नहीं करता क्योंकि अभी मैं मुल्जिम। अच्छा, आपके सामने तमाम डॉक्टर्स थे, आप तो डॉक्टर को देख के समझ आए वो कि वो डॉक्टर है? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप फिर उसके कहने पे कैसे चले गए? नहीं, मैं उसे कहने के ऊपर नहीं गया। आप मेरी बात सुने, मेरी उसके साथ पूरी डिस्कशन हुई है। वहां पर बैठ के हमने बकायदा चावल भी खाए, बिरयानी भी खाई। इसके अलावा वहां पर बैठकर मैंने चाय भी पी। मैंने वहां पे अच्छा खासा। जानते हैं तो कब से जानते थे उसे? मेरे ख्याल से मेरा उसको जो है ना,
करीबन 6, 7, 8 महीने से तो उसको मैं जानता हूँ। मैं अगर उससे मिला था, मुझे याद पड़ता है कि किसी दोस्त के रेफरेंस से मिला था, मुझे सच्ची बात है बिल्कुल क्लियर याद नहीं है कि वो बाद में बात गलत साबित हो जाए। वो तो मैंने बताया ना कि उसने यूं करके इशारा किया और वो निकल गया। आपने तो मुझे अलिफ से लेके ये तक तमाम कहानी सुनाई। नहीं, मैंने इसके अंदर दरमियान में काफी चीजें ली। अब मैं अगली चीज आपने मुझे इंट्रो और कंक्लूजन तो सुना दिया ना, चलें बीच की 4 चीजें गायब भी हुई तो खैर है, ठीक है। इंट्रो और कंक्लूजन तो मैंने आपका पूरा सुन लिया। बिल्कुल, मुझे जब इन्होंने पकड़ा तो मुझे ऊपर से नीचे लेकर आया। आपको पहचान रहे हैं कि एनेस्थीसिया हमें डॉक्टर अल्तमश ने दिया, उनको आपका नाम नहीं पता लेकिन आपका चेहरा पहचान रहे हैं। किसी डोनर को मैंने एनेस्थीसिया नहीं दिया। आप उन डोनर से प्लीज आपसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे पहले पूछें कि वो वहां पर आए कैसे। आप उनसे पूछें कि उनका मेरे साथ क्या ताल्लुक है। आप उनसे पूछें कि मैंने उनको बेहोश किया कि नहीं किया। मैं ये पूछ के आई हूँ, मैंने आपसे पूछा, आपका नाम नहीं जानते थे। नहीं, ये मैं नहीं मानता इस बात को, उन्होंने बात कही होगी। नॉट पॉसिबल। आप बिल्कुल सुनवाएं। यही थे, इसने बेहोश किया था। इसने बेहोश किया था, सही होशो आवाज में बता रहे हैं ना, गलत बयानी तो नहीं कर रहे। देखिए, आपने उसको पिक्चर दिखाई है, रीजन क्या? उसने कहा है कि मैंने बेहोशी दी है, मेरे से गलती हुई है, इंसान से गलती होती है, मगर मैंने ये गलती की है। मैं उधर गया हूँ, उसे कहने पे गया हूँ, मैंने मीटिंग भी की है। आप लोगों की गलती की वजह से तमाम मसीहाओं के ऊपर से गरीबों का ट्रस्ट उठ गया ना, तो हमारा मुल्क पहले भी दहशतगर्दी की लपेट में है और आगे भी मजीद हम पिस जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग वैसे पिट रहे हैं। आई थिंक दिस इज जो कि डॉक्टर फवाद और डॉक्टर अल्तमश, इनकी तमाम गुफ्तगू आपने सुनी, FIA की इन्वेस्टिगेशन, और अभी तक जितनी सूरत हाल हमने आपको हॉस्पिटल से लेके तमाम जगहों की दिखाई, जिस तरह से रेड हुआ वो फुटेजेस भी आपने देखी, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन सामने आई और वीडियो रिकॉर्डिंग उन विक्टिम्स की, उनकी फैमिलीज की, तमाम आप सुन चुके हैं। अब FIA की इन्वेस्टिगेशन में मजीद चीज़ें सामने क्या आई, डिप्टी डायरेक्टर FIA जमील खान साहब, उन्हीं से चल के बात करते हैं कि उन्होंने अभी तक क्या क्या रिकवर किया, हकीकत और सच्चाई कहाँ पर है, क्या ये ठीक कह रहे हैं या अभी भी कहीं दाव पेच हैं इन तमाम मामलों में। चल के उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम FIA ऑफिस में मौजूद हैं और FIA की एक बड़ी कारकर्दगी सामने आई है कि एक ऐसा रैकेट बेनकाब हुआ है जो गुर्दे फरोश थे, लोगों से किस तरह से मार धाड़ करके खरीदे जाते थे, गरीब लोगों को लूटा जाता था और किस तरह महंगे दामों बार बेचे जाते थे और इलीगली ये काम हो रहा था। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर FIA मौजूद हैं इस वक्त जमील खान साहब, और साथ साथ ऑपरेशनल जो रेटिंग पार्टी थी उसमें हमारे साथ मौजूद है ताहिर कोहली साहब, जिन्होंने गिरफ्तार किया उस वक्त मौके पर जाकर। हम जमील खान साहब से ही पूछते हैं कि कैसे बेनकाब हुआ, FIA को किस तरह से पता चला, किस तरह से ये डिटेल्स सामने आई और कितने लोग इस गिरोह में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब हमें वक्त देने के लिए। FIA ने पहली दफ़ा ये रेड किया है, कोई गुर्दा फरोश ग्रुप इस तरह से पकड़ा है। पहली बात तो मुझे बताइएगा कि FIA ने पहली दफ़ा ये कार्रवाई क्यों की, हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ था, वो कार्रवाई नहीं कर रहा था, FIA को नौबत क्यों आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला ने 2010 कोटा का जो एक्ट था पहली दफ़ा 31 मार्च 2017 को FIA के शेड्यूल पे डाला। इससे पहले FIA कोई कॉग्निजेंस इस तरह के जराइम की नहीं ले सकती थी। अच्छा, आपने जब इनको गिरफ्तार किया हुआ मौके से, तो क्या वो कोई ऑपरेशन थिएटर था या कोई कमरा बनाया हुआ था स्पेशल इन्होंने इस सर्जरी के लिए, कोई हॉस्पिटल का हिस्सा था, क्या था वो कोई हॉस्पिटल नहीं था, वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी EME जो कि मुल्तान रोड पे वाक़या है, उसमें एक घर है 151E। अच्छा। वो इन्होंने 1 महीना पहले रेंट पे घर लिया था और वहीं पे उसी के ड्राइंग रूम को इन्होंने एक सो कॉल्ड ऑपरेशन थिएटर बनाया था। अच्छा। और जहाँ पे इनके जो सर्जिकल और जो डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो वहाँ पे इन प्लेस थे और बाकी पीछे जो 2 बेडरूम थे वहाँ पे इन्होंने 1-2 बेड लगाए हुए थे। जो लोग बाहर से लवाहिकीन आते थे उनके आराम के लिए वहाँ पे किचन भी पूरा एक फंक्शनल था ताकि उनको वहाँ पे इलीगल स्टे करवाया जा सके। वहाँ स्टाफ भी था क्या, सब जो उनकी केयर कर रहे थे वहाँ पे केयर टेकर थे? जी। और इसके अलावा क्या जो मेडिकल इक्विपमेंट था वो कंप्लीट था इनके पास सर्जरी का? वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट तो जो चूँकि एक इन्वेंट्री जो बनी है वो तो स्टेट ऑफ द आर्ट तो मुकम्मल नहीं था। ये तो चूँकि लाइक एक ऐसा माहौल था जैसे एक स्लॉटर हाउस होता है। अच्छा। तो बस ये तो वहाँ पे चीट फाड़ कर रहे थे और गुर्दा निकाल रहे थे और दूसरे में डाल रहे थे। कोई प्रॉपर मेडिकेशन के लिए जैसे मैंने गुजारिश की 4 से 5 रिस्पेक्टिव स्पेशलिटी होल्डर्स डॉक्टर की मौजूदगी ज़रूरी है, उनमें से कोई भी नहीं था।
तो वो तो एक स्लाटर हाउस था, एक का गुर्दा निकाल के एक रिक्शा ड्राइवर जिसमें आमर नामी काना का रहने वाला, अच्छा, उसका इन्होंने निकाल के गुर्दा तो उसको जमीन फराश किया हुआ था, अच्छा, जमीन पे लेटा हुआ था, और उसका गुर्दा जो था वो कामयाबी के साथ इन्होंने ईसा नामी जो कि ओमानी नेशनल था उसको ये डाल चुके थे। अच्छा, ये गुर्दा लगाने के पैसे कितने लेते हैं? ये तकरीबन जो ओमानी से हमने अभी इंटरोगेशन की है तो अभी ये 60 से 70 लाख है, लेकिन रिपोर्टेडली बसा औकात ये 10 मिलियन तक भी लेते हैं, 1 करोड़ तक भी लेते हैं। अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? हमने अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 डॉक्टर्स हैं, जिनमें डॉक्टर फवाद मुमताज़ खान, अच्छा, जो सरगुना है इनका, डॉक्टर मोहम्मद अल्तमश जो कि एनेस्थीसिया जिसने दिया था वो भी जनरल हॉस्पिटल का मेडिकल ऑफिसर है। अच्छा, इस्लामाबाद में भी 2 केसेस जैसे सामने आए थे जिनके अगवा के बाद किडनीज निकाली गई, क्या उनका ताल्लुक इनसे हो सकता है? जी, उनमें से इस पे जो डॉक्टर फवाद मुमताज़ खान है इस पे पहले भी FIRs हुई हैं, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और ये इस घिनौने धंधे में कितने अरसे से कर रहे हैं? ये 2013 तक का तो रिकॉर्ड हमारे सामने आया है, अच्छा, लेकिन अभी तक जो पता चला है कि ये 2003-04 से ये इस काम में मुलव्वस है। बहुत शुक्रिया जमील खान साहब, और बहुत शुक्रिया ताहिर कोहली साहब, आपका भी। यकीनन FIA की बड़ी कारकर्दगी थी जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगी आगे मजीद भी बच गई हैं। हमारे मुल्क में मसीहाओं के लिए लोग दुआ करते हैं, लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी बच जाएगी, लेकिन जब मसीहाओं के रूप में ऐसे कसाई सामने आते हैं तो उस वक्त कहीं ना कहीं इन डॉक्टर से भी डर लगता है। ये वो पढ़ा लिखा तबका है जिस पर हमारी मुल्क के लोग, हमारी गरीब आवाम सरकारी अस्पतालों में जाकर अपनी ज़िंदगियां इनके हाथ में सौंप देते हैं, यानी कागजात दस्तखत करके ऑपरेशन से पहले दे देते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो इनके साथ सलूक क्या करने लगेंगे। अभी तो ये एक गिरोह सामने आया, न जाने मसीहाओं के रूप में ऐसे कितने और गिरोह काम कर रहे हैं। अब तो आगे कारकर्दगी मजीद FIA की कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी तो और भी लोग गिरफ्तार होंगे, और किस किस नहज पे जाके वो लोगों को कैसे लूट रहे हैं, उनकी गुर्बत का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी पसमानदगी, जहनी पसमानदगी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, या किसी और चीज़ पे उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल एक ये भी उठता है कि हमारे मुल्क में जब तक गुर्बत और भूख नाचती रहेगी ऐसे लोग विक्टिम्स बनते रहेंगे, और ऐसे जो कसाब नुमा मसीहा हैं उनको ऐसे लोग मिलते रहेंगे, और ये धंधा यूं ही चलता रहेगा। इसको काबू करने के लिए कहीं ना कहीं भूख और अफलास को भी ख़त्म करना होगा। आज के इस प्रोग्राम से मुझे नीला असलम को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।